नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे मंथन परीक्षा मंथन की बुक का चैप्टर नंबर 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको जानकारी मिले दोस्तों, मैं परीक्षा मंथन के 4 चैप्टर इसके पहले इसके वीडियोस में पढ़ा चुका है। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आप हमारे सभी वीडियोस को पूरा देखें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हमारे इस चैनल में जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों इनपुट का मतलब होता है दोस्तों निवेश। इनपुट का मतलब होता है दोस्तों निवेश और आउटपुट का मतलब होता है दोस्तों निर्गत। तो निवेश और निर्गत के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में दोस्तों, लॉजिक गेट में इनपुट एंड आउटपुट। तो लॉजिक गेट में आप इनपुट देते थे और वो अपने अनुसार से आउटपुट देता था। तो इनपुट का मतलब होता है दोस्तों निवेश और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की। तो कंप्यूटर में जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों उन्हें कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है दोस्तों सहायक उपकरण। सहायक उपकरण का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़े जाने वाली विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है दोस्तों। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंबाइन रूप से पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर में क्यों प्रयोग की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सहायक अंग होते हैं। जैसे आपकी आंखें होती है, आपकी जीभ होती है, आपकी नाक होती है, आपके कान होते हैं। तो ये सभी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों ये सभी आपको क्या करते हैं, इनपुट डेटा देते हैं। मतलब कि आंखों से आप जानकारियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं दोस्तों, स्नीजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर अपने बाहरी वातावरण से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेशन करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वह एक डिजिटल उपकरण होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने के लिए कई प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना पड़ता है और उसके बाद जब वो डेटा की प्रोसेसिंग करता है तो उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करता है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और यूज़र के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक इंटरफेस की तरह कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है दोस्तों हमारा वो केवल मशीनी भाषा को समझता है, लेकिन हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो मनुष्य की भाषा में निर्देश देते हैं। हम जो निर्देश देते हैं दोस्तों कंप्यूटर को वो मशीनी भाषा में देते हैं, मानवीय भाषा में देते हैं। मानवीय भाषा में हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल जो है मशीनी भाषा को समझता है। तो हमारे द्वारा जो इनपुट निर्देश दिए जाते हैं या डेटा दिया जाता है दोस्तों वो कंप्यूटर के द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से पहले कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदला जाता है। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस में एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर प्रोग्राम लगा होता है दोस्तों, जो क्या करता है हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य फॉर्म में यानी मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाने वाली, कंप्यूटर में डेटा को निवेश के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाती है और हम जो डेटा को इनपुट करते हैं वह डेटा टेक्स्ट हो सकता है, आवाज़ हो सकता है, चित्र हो सकता है, वीडियो हो सकता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो सकते हैं। तो ये जो डेटा हम इनपुट करते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस के माध्यम से ये डेटा सीपीयू में जाता है जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है और इसके बाद जो परिणाम आता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण की। तो इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है।
सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेटा एंट्री की। तो ह्यूमन का जो मनुष्य जो डेटा एंट्री करता है सबसे पहले कीबोर्ड के माध्यम से करता है, प्रिंट एंड ड्रॉ डिवाइस के माध्यम से करता है, एंड पिक डिवाइस के माध्यम से करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड जो होती है एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट से जोड़ी जाती है। इसके बाद में हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की बात करेंगे दोस्तों। तो माउस और ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये तीनों जो होती है दोस्तों ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। मतलब कि जब आप इसे माउस को माउस पैड पर चलाते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ऐसे एक तीर का निशान दिखाई देता है जिसे कर्सर कहते हैं, और अगर आप MS वर्ड को ओपन किए हैं तो आपको ऐसे एक ब्लिंकिंग का सिंबल दिखाई देगा दोस्तों, जिसे कर्सर या पॉइंटर कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे हाथ का पंजे का निशान दिखाई देगा जिसे हाइपरलिंक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पिक डिवाइस की। पिक डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइट पेन या टच स्क्रीन को टच करने पर वो पॉइंट जो होता है दोस्तों वो हाईलाइट होता है, इसे पिक डिवाइस कहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की। तो ये भी इनपुट डिवाइस का एक प्रकार होता है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में होता है दोस्तों ऑडियो इनपुट डिवाइस, जिसमें पहला होता है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन वह इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों जिसमें हम बोल करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए डेमो के लिए बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में जियो फोन की। तो जियो फोन जो होता है उसमें आप गूगल असिस्टेंट में जाकर बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में बालाघाट का टेम्परेचर क्या है, तो गूगल असिस्टेंट आपको बता देता है दोस्तों। तो गूगल असिस्टेंट जो होता है वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पर वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों गूगल भी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पर वर्क करके आपको जो है डेटा को सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साउंड कार्ड की। तो साउंड कार्ड जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग जो है मदरबोर्ड पर किया जाता है। माइक्रोफोन का प्रयोग जो है दोस्तों आपके द्वारा वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस के अंदर वीडियो इनपुट डिवाइस की। तो वीडियो इनपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, वीडियो कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। तो वीडियो कैमरा जो होता है दोस्तों वो सिंपल वीडियो कैमरा होता है जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा जो होता है दोस्तों वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करता है। इसके बाद में हम तीसरी इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों वो प्रकाशीय सिद्धांत का उपयोग करके इनपुट डेटा के रूप में इनपुट लेने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों जिसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल जानकारी के रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों OCR की। OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों MICR की। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि ये चुंबकीय स्याही से लिखे हुए कैरेक्टरों को पहचानता है। MICR मशीन का प्रयोग दोस्तों बैंक में किया जाता है। बैंक में जो आपके चेक होते हैं उस पर हर चेक में एक यूनिक नंबर डाला होता है जो कि 9 नंबरों से मिलकर बना होता है, जो कि हर चेक के लिए एक यूनिक नंबर होता है। और चेक की सत्यता की जांच करने के लिए MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। MICR का भी पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों OCR और MICR मात्र ये दो ही ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें लास्ट के R का मतलब रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम जितनी भी इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे दोस्तों जिसके लास्ट में R होता है, जैसे कि OMR, उसका R का मतलब भी रीडर होता है दोस्तों। OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR का पूरा नाम होता है दोस्तों बारकोड रीडर। और PCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पंच कार्ड रीडर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस की। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है दोस्तों। कीबोर्ड का आविष्कारक जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्रिस्टोफर लेंथम है, जो कि कीबोर्ड के आविष्कारक है दोस्तों। कीबोर्ड जो होते हैं ये मानक कीबोर्ड में 101 की होती है दोस्तों। कीबोर्ड जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। तो सीरियल कीबोर्ड जो होता है दोस्तों उसमें एक सिंगल तार का प्रयोग किया जाता है, और पैरेलल कीबोर्ड में 8 तारों की लाइन होती है दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो डेटा एंट्री होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। मतलब पैरेलल कीबोर्ड
जो होता है दोस्तों वो डेटा ट्रांसफ़र तेज़ी से करता है, मतलब कि पैरेलल कीबोर्ड इज़ फास्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन कंपेयर टू सीरियल कीबोर्ड दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माउस की। माउस जो होती है दोस्तों वो एक माउस जो होती है दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे माउस की। जॉयस्टिक, तो कुछ इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और माइक। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि सिर्फ दो ही आर का मतलब रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। एक होता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बाकी सारे जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों उसमें आर का मतलब रीडर होता है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों रोचक तथ्य। रोचक तथ्य जो है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है दोस्तों। इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के वे हार्डवेयर डिवाइस है जिनमें तार के द्वारा या वायरलेस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कीबोर्ड की। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों कीबोर्ड को डिटेल में। तो कीबोर्ड जो होती है दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इसका मतलब यह है ये बिजली से भी चलती है और ये मैकेनिकल डिवाइस होती है, मतलब यांत्रिक डिवाइस होती है। इसको आपको मैकेनिकली गति करवा के इसको चलाना पड़ता है। तो वर्तमान समय में जो कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं दोस्तों उन्हें क्वेट्री कीबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि क्वेट्री कीबोर्ड में आपका जो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है दोस्तों उसमें जो सबसे ऊपर वाली जो अल्फा न्यूमेरिक की होती है उसमें जो पहली कुंजी होती है दोस्तों वो QWERTY के क्रम में होती है दोस्तों, इसलिए इसे क्वेट्री कीबोर्ड कहा जाता है। क्वेट्री कीबोर्ड जो होता है दोस्तों इसे कंप्यूटर के PS2 पोर्ट या USB पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के आविष्कारक क्रिस्टोफर लेंथम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे कीबोर्ड पर अनेक प्रकार की कुंजियां होती है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड पर विभिन्न मेन कीबोर्ड। तो मेन कीबोर्ड में दोस्तों A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक कीपैड होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज जो होती है दोस्तों, फंक्शन कुंजियों की संख्या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर 12 की संख्या में होती है दोस्तों, जिनका की कार्य प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बदल जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था F5 जो होती है दोस्तों इसका प्रयोग जो है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है और MS एक्सेल में गो टू ऑप्शन के लिए किया जाता है और वेब पेज पर पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किया जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों शॉर्टकट की F2 की, F2 का प्रयोग डेस्कटॉप पर किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है और एक्सेल में किसी सेल के डेटा को एडिट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कर्सर मूवमेंट की। तो हमारे कीबोर्ड पर दोस्तों कर्सर मूवमेंट की 4 की संख्या में होती है, जिन्हें नेविगेशन की भी कहा जाता है दोस्तों या एरो की भी कहा जाता है। तो इन नेविगेशन की सहायता से दोस्तों हम कंप्यूटर के कीबोर्ड की सहायता से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कार्यों को तेजी से कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल+ होम की दबा दिया दोस्तों तो आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पे चले जाओगे। अगर आप कंट्रोल+ एंड की दबा दिए दोस्तों तो आप अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर चले जाओगे। इसी तरह अगर आपने Alt+ राइट एरो की दबा दी तो आप वर्तमान लाइन के अंतिम अक्षर पर चले जाओगे और अगर आपने Alt+ लेफ्ट एरो की दबा दी दोस्तों तो आप वर्तमान पेज के पहले वर्ड पर चले जाओगे। इस तरह से जो होती है दोस्तों नेविगेशन की होती है, जिनका उपयोग विभिन्न शॉर्टकट की में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम की। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में है MS वर्ड के और अगर आपने होम की दबा दिया दोस्तों तो आप डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पर चले जाओगे। अगर आपने एंड की दबा दिया दोस्तों तो आप उसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के अंतिम पन्ने पर चले जाओगे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कीबोर्ड के चित्र के ऊपर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको कीबोर्ड का चित्र दिखाई दे रहा है। पहली कुंजी होती है दोस्तों एस्केप की जो होती है दोस्तों वो वर्तमान पिछले कार्य को रद्द करने के लिए प्रयोग की जाती है। फंक्शन की जो होती है ये 12 की संख्या में होती है, F1 से लेके F12 तक। इसके नीचे में जो होती है दोस्तों वो आपकी अल्फा न्यूमेरिक की होती है। इधर पर आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, यहाँ पर आपकी कुछ
कर्सर मूवमेंट कंट्रोल की होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी नेविगेशन की होती है। नीचे में स्पेस बार होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी बटन होती है, जिसके बारे में आपने देखा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मॉडिफायर बटन की। कंप्यूटर के कीबोर्ड में दोस्तों मॉडिफायर बटन होती है आपकी आल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल और विंडो की, कंट्रोल और विंडो की। तो आपकी ये जो 4 की होती है दोस्तों, आल्ट शिफ्ट और कंट्रोल और विंडो की, ये चारों की जो होती है दोस्तों, ये मॉडिफायर की कही जाती है, क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न शॉर्टकट की में किया जाता है दोस्तों। तो मैं आगे आपको शॉर्टकट की का वीडियो बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? कंप्यूटर में दिया है दोस्तों, कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल का कहलाते हैं। मतलब कि कीबोर्ड और मॉनिटर को एक साथ दोस्तों वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है, जिसे कि आप जो है संचार पथ का अंत हो जाता है, क्योंकि आप कीबोर्ड से जो जानकारी आप डालते हैं वह मॉनिटर पर दिखाई देती है, उसके अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पेशल पर्पस की। तो स्पेशल पर्पस बटनें जो होती है दोस्तों, उसमें हम कुछ विशेष बटनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक लॉक बटन की। तो न्यूमेरिक लॉक बटन जो होती है दोस्तों, चित्र में आप देखेंगे ये नम लॉक बटन दिखाई दे रही है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपके कीबोर्ड का न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव हो जाता है और एक आपको हरे रंग की एलईडी दिखाई देती है दोस्तों, जो ये बताती है कि न्यूमेरिक कीपैड ऑन है या ऑफ है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और कुछ स्पेशल पर्पस की के बारे में बात करेंगे। कैप्स लॉक की, आपने कैप्स लॉक की को कीबोर्ड पर देखा होगा दोस्तों। कैप्स लॉक की का उपयोग जो है वर्णमाला के जो आपके अक्षर होते हैं ABCD, उन्हें कैपिटल लेटर व स्मॉल लेटर में बदलने के लिए किया जाता है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होता है दोस्तों, तो आपके सारे अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ होता है दोस्तों, तो आपका जो जितने भी आप अल्फ़ा न्यूमेरिक की दबाते हैं तो वो सारे स्मॉल लेटर में दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये कैप्स लॉक की का प्रयोग होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों शिफ्ट बटन की। शिफ्ट बटन जो होती है एक प्रकार की मॉडिफायर बटन होती है। शिफ्ट के साथ में अगर आप दोस्तों कोई भी बटन को दबाते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस, जैसे आप शिफ्ट के साथ में सिंगल क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कोई भी आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों टैब बटन पर। टैब बटन जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है टैब बटन का प्रयोग दोस्तों MS एक्सेल में एक्सेल में आपने देखा होगा दोस्तों, वर्कशीट पर बहुत सारी सेल्स होती है। अगर आपको इस सेल से इस सेल पर अगर आपको आपके कर्सर को आगे बढ़ाना है, तो आप जो है टैब की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। टैब की सहायता से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं दोस्तों MS वर्ड में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिटर्न या इंटर बटन की। तो इंटर बटन जो होती है दोस्तों, उसका प्रयोग MS वर्ड में नए पैराग्राफ पर जाने के लिए या किसी फोल्डर या आइकॉन पर उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बैक स्पेस बटन की। बैक स्पेस बटन जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है दोस्तों। बैक स्पेस की में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, और अगर आपने कोई कैरेक्टर गलत लिख दिया, जैसे कि आप मेरा नाम टाइप कर रहे हैं प्रवीण, अगर आपने प्रवीण की स्पेलिंग में गलती कर दी दोस्तों, तो आप इसे मिटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डिलीट बटन की। तो डिलीट बटन जो होती है दोस्तों, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को माउस की सहायता से सिलेक्ट किया है या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी चित्र को सिलेक्ट किया और अगर आप डिलीट बटन दबाते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है दोस्तों। अगर आपने MS वर्ड में कोई टेबल बनाया है और अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है या किसी रो को डिलीट करना है, तो उसे आप माउस से सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन को दबाइए, तो वह डिलीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे दोस्तों कुछ स्पेशल पर्पस की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रिंट स्क्रीन बटन की। तो प्रिंट स्क्रीन बटन जो होती है दोस्तों, ये इसका प्रयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन बटन का उपयोग जो है दोस्तों, स्क्रीन पर जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है दोस्तों, उसे छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए या क्लिप बोर्ड में स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। मैं आपको आज शॉर्टकट की बताने वाला हूँ दोस्तों। कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो उसे आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन की को दबा दो बस दोस्तों। Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन की को जब आप दबाते हो दोस्तों, तो आपके कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट आ जाता है दोस्तों, जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी जगह पर MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, MS एक्सेल में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और आप अपने स्क्रीनशॉट को देखने के लिए आप Alt प्लस
प्रिंट स्क्रीन की दबाइए दोस्तों, और उसके बाद में आप जो है आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। उसे आप Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, और जहां भी प्रयोग करना है वहां पर जाकर आप Ctrl+V दबा दीजिए दोस्तों। वहां पर जाकर आप जो है Ctrl+V दबा दीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, Alt+ प्रिंट स्क्रीन दबाकर स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद Ctrl+C दबाकर उसको कॉपी करना है, और उसको फिर जहां भी प्रयोग करना है उसे Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपकी 3 शॉर्टकट की तैयार हो गई दोस्तों। Alt+ प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, और Ctrl+V पेस्ट के लिए। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्क्रॉल लॉक बटन की। स्क्रॉल लॉक बटन का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल लॉक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगर आपकी स्क्रीन ऊपर नीचे हिल रही है तो उसे आप लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक बटन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रॉल लॉक बटन को दोबारा दबाने पर वो बटन फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पाउज बटन की। पाउज बटन का प्रयोग जो है दोस्तों किसी भी वीडियो को पाउज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम टाइपिंग को भी पाउज कर सकते हैं, और किसी स्क्रीन को सूचना फिर से आनी चालू हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंसर्ट बटन की। इंसर्ट बटन का उपयोग MS एक्सेल में किसी भी सेल के डेटा को ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों Ctrl+Alt+Delete। तो Ctrl+Alt+Delete ये ऐसी बटन होती है दोस्तों, जैसे हम कंप्यूटर पे अगर कार्य कर रहे हैं और अचानक से हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है दोस्तों, या हमने कंप्यूटर में ऐसी फाइल खोल ली और हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें कौन सी बटन दबाकर इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एकदम तुरंत में क्लोज करना है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों Ctrl+Alt+Delete की दबाते हैं। और जैसे ही हम Ctrl+Alt+Delete की दबाते हैं दोस्तों, तो हमारे कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खुल जाता है दोस्तों, और कंप्यूटर में शट डाउन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है दोस्तों। और शट डाउन के ऑप्शन पर अगर आप चाहते हैं तो शट डाउन कर सकते हैं, या स्विच यूजर कर सकते हैं, या कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में टास्क मैनेजर या कंप्यूटर में रिस्टार्ट ऑप्शन खोलने के लिए, या कंप्यूटर को शट डाउन ऑप्शन को खोलने के लिए Ctrl+Alt+Del की को दबाया जाता है दोस्तों। ये तीनों बटन जो होती है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टिक बटन की। तो स्टिक बटन जो होती है दोस्तों, ये मॉडिफायर स्टिक बटन जो होती है दोस्तों, इसको हमको ध्यान से देखना है। वे उपयोगकर्ता जो 2 या 2 से अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, वे इस असुविधा से बचने के लिए स्टिक बटन का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसे एक्टिव करने के लिए आपको विंडो की को लगातार 2 बार दबाना होता है दोस्तों, तो ये एक्टिव हो जाता है। विंडो की आपने देखा होगा दोस्तों कीबोर्ड पर होती है, विंडो की जो होती है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, जिसे आप 2 बार दबाते हैं तो स्टिक बटन एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों। और इसे ऑफ करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार दबाना होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टिक की को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार दबाते हैं, और बंद करने के लिए शिफ्ट बटन को 2 बार दबाते हैं एक साथ। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पेस बार की। तो स्पेस बार जो होता है दोस्तों, ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, और इसका प्रयोग जो है हम MS वर्ड में करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, जिसे वर्चुअल कीबोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या आप जानते हैं दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कीबोर्ड में कर्सर क्या होता है। कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है जो बार बार ब्लिंक होते रहती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्सर कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों वर्चुअल कीबोर्ड की। वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों आभासी कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग जो है हम कीबोर्ड में तेजी से डेटा एंट्री करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड की कोई कुंजी खराब हो जाती है दोस्तों, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से अपने वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका माउस ही काम कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से माउस की सहायता से कीबोर्ड की कुंजी के ऊपर क्लिक करके वर्चुअल कीबोर्ड को चला सकते हैं। जब आपने CPCT का एग्जाम दिया होगा दोस्तों, तो वहां पर वर्चुअल कीबोर्ड का ही उपयोग डेटा एंट्री करने के लिए किया जाता है, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होती है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में हम जो है दोस्तों किसी भी कीबोर्ड को चलाने के लिए स्क्रीन के ऊपर हमको टच करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माउस के बारे में बताऊंगा। माउस जो होता है दोस्तों, इसका आविष्कार प्रगलस इंजेलबर्ट ने किया था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर काम करता है। और माउस में दोस्तों 3 बटन होती है। राइट बटन जो होती है दोस्तों, उसे दबाने पर आपको विभिन्न कमांड्स की लिस्ट दिखाई देती है दोस्तों।
और लेफ्ट बटन जो होती है दोस्तों वो ओके के लिए होती है दोस्तों। और जो स्क्रॉल बटन होती है दोस्तों ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये किसी फाइल को अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव करने के लिए होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट बटन जो होती है दोस्तों इसका उपयोग जो होता है क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए और ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस के कर्सर को ले जाना और उसके बाद में राइट बटन को दबाना और उसके फिर जहां पर ले जाना है वहां पर ले जा करके उस राइट बटन को छोड़ देना, तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो आपका आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे माउस के कार्य की। तो माउस का कार्य होता है पॉइंट एंड सिलेक्ट। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर के हम जब लेफ्ट क्लिक करते हैं दोस्तों तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और पॉइंट हो जाता है। क्लिक की बात करेंगे तो लेफ्ट क्लिक को ही क्लिक कहा जाता है दोस्तों। राइट क्लिक, डबल क्लिक की हम जब बात करेंगे दोस्तों तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल बार लेफ्ट क्लिक करना डबल क्लिक कहलाता है, उसे ही हम डबल क्लिक कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों राइट क्लिक। तो कंप्यूटर में किसी भी ऑप्शन के ऊपर जाकर राइट बटन को प्रेस करना राइट क्लिक कहलाता है, जिससे विभिन्न कमांड्स की लिस्ट प्रदर्शित होती है। इन विभिन्न कमांड्स की लिस्ट को हम लोग दोस्तों पॉपअप मेनू कहते हैं, पॉपअप मेनू। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो ड्रैग करना मतलब होता है दोस्तों घसीटना और ड्रॉप करना मतलब होता है छोड़ना। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को घसीट कर दूसरे स्थान पर ले जाना है तो घसीट कर ले जा सकते हैं और दूसरे जगह पर छोड़ देते हैं। तो ये होता है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रोचक तथ्य की। तो रोचक तथ्य जो होता है दोस्तों डबल क्लिक में माउस को एक निश्चित समय में 2 बार दबाना होता है, मतलब कि आपको बिना वेट किए 2 बार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दबाते हैं दोस्तों, किसी भी फोल्डर पर दबाते हैं तो आपका जो होता है कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है दोस्तों। तो डबल क्लिक मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑप्टिकल माउस की। तो मैं आपको माउस के प्रकार बता दूं दोस्तों, ऐसा माउस जिसके नीचे में ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है और लाल कलर की लाइट जलती है दोस्तों, वो ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस की विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसमें नीचे में एक एलईडी लगा होता है जो लेजर डायोड द्वारा कंप्यूटर की सतह, जिससे क्या होता है कि लेजर डायोड से कुछ तरंगे निकलती है जो कि माउस पैड से टकराती है और उससे कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूवमेंट करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वायरलेस माउस की। वायरलेस माउस जो होता है दोस्तों ये इंफ्रारेड वायरलेस माउस जो होता है दोस्तों ये वायरलेस इंफ्रारेड वेव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि बहुत ही कम दूरी पर कंप्यूटर से वायरलेस माध्यम के से जुड़ा होता है दोस्तों। अगर आप जो है बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है माउस और सीपीयू के बीच में तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि ये इंफ्रारेड वेव की सहायता से कनेक्ट होता है। इंफ्रारेड वेव जो होती है दोस्तों वो किसी ठोस वस्तु को पार नहीं कर सकती है, इसीलिए अगर आप वायरलेस माउस का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जो है सीपीयू और माउस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट का नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों टच पैड जो होता है दोस्तों यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस टच पैड का उपयोग दोस्तों एटीएम मशीन में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल का उपयोग कंप्यूटर में कैड में किया जाता है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। और ट्रैक बॉल का उपयोग जो है दोस्तों लैपटॉप में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम जॉयस्टिक की बात करेंगे दोस्तों। जॉयस्टिक का उपयोग भी जो है वीडियो गेम, सिमुलेटर ट्रेनिंग और रोबोट नियंत्रण में किया जाता है दोस्तों। ये वीडियो गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों लाइट पेन की ओर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लाइट पेन की। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि किसी स्क्रीन पर टच करने पर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि हम आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर की सहायता से हम किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बारकोड रीडर की। तो आप जब सुपरमार्केट में गए होंगे दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर में इस प्रकार के बार लगे होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बारकोड का आविष्कार जो है 1940 में जोसेफ वुडलैंड ने किया था दोस्तों। जोसेफ वुडलैंड ने, तो वुडलैंड के जूते आपने पहने होंगे दोस्तों, तो ये वही वुडलैंड है
तो वुडलैंड नाम आपको याद रखना है दोस्तों, वुडलैंड, जोसेफ वुडलैंड ने 1940 में बारकोड का आविष्कार किया था दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1940 में जोसेफ वुडलैंड ने बारकोड का आविष्कार किया था दोस्तों। तो बारकोड जो होता है, जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, इसमें किसी भी प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर किया जाता है कि वह प्रोडक्ट कब बनाया गया और उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इस बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए दोस्तों बारकोड लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग पोस्ट ऑफिस और बैंकों में भी किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर यूपीसी का। तो यूपीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका कि प्रयोग सुपरमार्केट में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइकर की। माइकर जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग बैंकिंग में किया जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो MICR का पूरा नाम जो होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह चेक पर लिखे गए विशेष प्रकार के नंबर होते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये MICR मशीन चेक की शुद्धता की जाँच करती है। चेक पर इस टाइप के नंबर आपने देखे होंगे दोस्तों, जो कि चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं, जो कि केवल MICR मशीन के द्वारा ही पढ़े जा सकते हैं, जो कि चेक आपका असली है या नकली है इस बात को बताता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर की। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। सभी लोगों ने MPPSC की एग्जाम दी होगी, उसमें एक OMR शीट होती है दोस्तों। उस OMR शीट में आपको गोले काले करने होते हैं। OMR मशीन में जब आप OMR शीट को डालते हैं दोस्तों, तो उसमें एक विशेष प्रकार की तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है दोस्तों। लेजर किरण डाली जाती है, जो कि जो काले बिंदु होते हैं दोस्तों, वहां पर उस लाइट को लेजर लाइट के द्वारा सेंस किया जाता है और आपकी आंसर शीट को बहुत ही तेजी से जांचा जाता है दोस्तों, जिससे कि रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। और ऑप्टिकल मार्क रीडर कॉन्सेप्ट का यूज उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा। तो वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वीडियो चैटिंग और वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। वेब कैमरे का प्रयोग हम यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्टिंग के लिए भी करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन जो होती है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इसका प्रयोग दोस्तों ATM की मशीन में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक की। माइक का प्रयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर में आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो हम जो बोलते हैं वो एनालॉग तरंगे होती है, इसे माइक जो होता है दोस्तों वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की दोस्तों। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में वॉइस पासवर्ड रखते हैं दोस्तों, तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करके आप अपने मोबाइल में डेटा या फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। तो यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। इसका प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो होता है दोस्तों, ये प्लास्टिक का बना छोटा कार्ड होता है। इसमें एक चुंबकीय चिप लगी होती है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का मतलब होता है दोस्तों, जो आपके ATM मशीन में जब आप स्लॉट के अंदर अपना ATM कार्ड डालते हैं दोस्तों, तो आपके ATM के ऊपर बनी हुई मैग्नेटिक पट्टी होती है दोस्तों, जिस पर आपके कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी और आपके खाते से संबंधित जानकारी होती है दोस्तों। इसे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने बहुत सारे सुपरमार्केट में मशीनें देखा होगा दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन की मशीन होती है। ऑक्सीजन मशीन मतलब ये कोई ऑक्सीजन देने वाली मशीन नहीं होती दोस्तों, ये एक प्रकार की कैशलेस ट्रांजैक्शन की मशीन होती है दोस्तों, जिसका उपयोग सुपरमार्केट में DBCT में किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों डिजिटाइजिंग टैबलेट की। यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से हम किसी मैप को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस वे सभी डिवाइसेस होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदलती है और मनुष्य को यूजर को दिखाती है। इसके बाद में सबसे पहली आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ऐसा आउटपुट जिसे हम कागज के ऊपर नहीं छाप सकते, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है दोस्तों। और ऐसा आउटपुट जिसे हम कागज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रिंटर और प्लॉटर होता है दोस्तों। तो प्रिंटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि
आपका एक हथौड़ा होता है, एक कागज होता है, इधर चुंबकीय स्याही होती है। तो जिस भी अक्षर को आपको छापना होता है वो कागज के ऊपर छापा जाता है। इसमें आपका जो हथौड़ा होता है, कागज होता है और चुंबकीय स्याही जो होती है, इनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो ज़्यादा शोर मचाने वाले होते हैं और इनमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, इनमें हथौड़े और स्याही के बीच में किसी प्रकार का कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ये तेजी से कार्य करते हैं और इनमें शोर भी नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होता है दोस्तों। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे धीमी गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, तो सबसे धीमी गति वाला प्रिंटर होता है दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे धीमी गति वाला प्रिंटर होता है दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है दोस्तों लेजर प्रिंटर और सबसे उच्च क्वालिटी वाला प्रिंटर होता है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्लॉटर की। तो प्लॉटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों, जिसमें ड्रम और फ्लैट बेड दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में दो प्रकार के आउटपुट होते हैं दोस्तों ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट। तो ऑडियो आउटपुट जो होता है दोस्तों, इसमें हेडफोन और स्पीकर होते हैं, क्योंकि हेडफोन से आप वॉइस को सुन सकते हैं और स्पीकर से भी आप वॉइस को सुन सकते हैं। इसके बाद में वीडियो आउटपुट जो होते हैं दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मॉनिटर की। तो सबसे पहला मॉनिटर होता है दोस्तों मोनोक्रोम मॉनिटर। तो मोनोक्रोम का मीनिंग ये होता है दोस्तों एक रंग वाला मॉनिटर। तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है दोस्तों। इसके बाद कलर मॉनिटर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में CRT का फुल फॉर्म आता है दोस्तों। तो CRT का पूरा नाम होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब में एक पिक्चर ट्यूब होती है दोस्तों, जिसमें एक कैथोड लगा होता है। जब उसमें करंट सप्लाई की जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों की धारा निकलने लगती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन से जाके टकराती है और कंप्यूटर स्क्रीन पर जो स्पॉट चमकता है उसे पिक्सल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों LCD का पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो कांच की पतली प्लेटें होती है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसमें विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर इमेज बनती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे LED की दोस्तों। LED जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसके बाद में हम मॉनिटर के वर्गीकरण को देखेंगे दोस्तों। मॉनिटर का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मॉनिटर की। मॉनिटर को VDU कहा जाता है दोस्तों। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को VDU कहा जाता है दोस्तों। VDU का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों। क्या आप जानते हैं लेजर का फुल फॉर्म? तो लेजर का फुल फॉर्म बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ध्यान से देखना है आपको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही उच्च तीव्रता के प्रकाश को एक बिंदु पर डाला जाता है और इसकी सहायता से डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे दोस्तों मॉनिटर के प्रकार की। मॉनिटर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है। ग्रे स्केल मॉनिटर जो होता है यह भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसके बाद में हम कलर मॉनिटर की बात करेंगे दोस्तों। तो कलर मॉनिटर का मतलब CRT मॉनिटर से होता है। ये RGB कलर मॉडल का यूज़ करता है, जहाँ पे RGB का पूरा नाम होता है दोस्तों रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों जो होते हैं दोस्तों ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तकनीक के आधार पर मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों CRT मॉनिटर की। CRT मॉनिटर जो होते हैं दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं। CRT मॉनिटर की विशेषता ये होती है दोस्तों, इसमें एक कैथोड लगा होता है। कैथोड के ऊपर में यहाँ बैरियर लगा होता है, सामने में स्क्रीन होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के कण ऐसे गति करते हुए जाते हैं दोस्तों, और जिस बिंदु पर जाके टकराते हैं उस बिंदु को पिक्सल कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो होता है कैथोड रे ट्यूब जो होता है, इसमें एक कैथोड लगा होता है जिस पे जब पावर सप्लाई की जाती है तो यहाँ से जो
इलेक्ट्रॉन के कण है वो स्क्रीन से जाके टकराते हैं जहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की परत होती है दोस्तों, जो कि उस बिंदु को चमकता है, जिससे उसे पिक्सल कहा जाता है और इससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेज बनती है दोस्तों। इस तरह से जो इमेज बनती है उसे दोस्तों रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। इस तरह से जो इमेज बनती है उसे रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है दोस्तों। तो रास्टर ग्राफिक्स जो होता है वो उतना ज़्यादा उच्च क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है दोस्तों, जो सदिश ग्राफिक्स होता है, सदिश चित्र जो होते हैं वो ज़्यादा क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए दोस्तों CRT मॉनिटर की क्वालिटी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये रास्टर ग्राफिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। यह भी एक प्रकार का मॉनिटर होता है जिसे कि हम शॉर्ट में LCD कहते हैं दोस्तों। LCD का पूरा नाम होता है LCD। LCD का पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों लैपटॉप में किया जाता है। इसमें कांच की 2 पतली प्लेटें होती है जिसके बीच में एक विद्युत चुम्बकीय पदार्थ भरा होता है जो कि तरल पदार्थ होता है, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जब विद्युत सप्लाई की जाती है तो इस पर विभिन्न प्रकार की इमेज उभर जाती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों LED की। तो LED जो होती है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला मॉनिटर है दोस्तों। LED का पूरा नाम होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड। LED की विशेषता ये होती है दोस्तों, ये बहुत ही कम एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर ये जलने लगता है दोस्तों। LED जो होता है बहुत कम पावर कंज्यूमिंग होता है, बहुत हल्का होता है। और वर्तमान समय में जो LED यूज़ किए जा रहे हैं दोस्तों उनका नाम है OLED। OLED का पूरा नाम दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और यह बहुत ही पतला होता है और हल्का होता है और बहुत ही कम पावर कंज्यूमिंग होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मॉनिटर की विशेषता की। तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पिक्सल की। तो आपकी जो इमेज होती है दोस्तों, इमेज जो होती है दोस्तों वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं दोस्तों, तो ये त्रिभुज जो होता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया दोस्तों, तो ये त्रिभुज जो है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। ये बिंदु जो होते हैं ये पिक्सल कहलाते हैं दोस्तों। तो ये पिक्सलों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, आपकी इमेज जो है उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, और पिक्सलों की संख्या जितनी कम होगी आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी कम होगी दोस्तों। इसको हम उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम अपने घर में रंगोली बनाते हैं और जितनी ज़्यादा हम रंगोली का पाउडर डालते हैं आपकी रंगोली उतनी अच्छी दिखती है। अगर हम फीकी फीकी रंगोली डालेंगे तो इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती दोस्तों। ठीक उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, जितने ज़्यादा कलर स्पॉट होंगे, उतना अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी होगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों आपकी द्वारा बनने वाली इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सलों का घनत्व होगा, मतलब कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पिक्सलों का जो घनत्व होता है दोस्तों, उसके घनत्व को रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन की डेफिनेशन होती है दोस्तों ऊर्ध्वाधर पिक्सलों की संख्या गुणित क्षैतिज पिक्सलों की संख्या, जिसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे लिखते हैं 1024 गुणित 768। तो ये ऊर्ध्वाधर पिक्सलों की संख्या और क्षैतिज पिक्सलों की संख्या है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों किसी कंप्यूटर के मॉनिटर का जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे SVGA मॉनिटर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 गुणित 768 पिक्सल होता है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा करने पर जो वैल्यू आती है दोस्तों, उतने पिक्सल कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा सकते हैं, मतलब इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी दोस्तों। यहाँ पर SVGA का पूरा नाम होता है दोस्तों सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल्स या जो भी कलर स्पॉट होते हैं वो जितने जल्दी आपको दिखाई देते हैं, जितने जल्दी हाइड एंड शो होते हैं, उसके हाइड एंड शो होने की जो दर होती है दोस्तों, 1 सेकंड में कितने जल्दी वो हाइड होते हैं, कितने जल्दी शो होते हैं, उसकी दर को दोस्तों रिफ्रेश रेट कहा जाता है। रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा होती है इमेज और वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है दोस्तों, और उतना अच्छा रिजोल्यूशन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट विशेषता होती है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम जो होती है दोस्तों यह भी मॉनिटर की विशेषता होती है। एक पिक्सल जो होता है दोस्तों वो अपना कलर बदलता है, और वो पिक्सल जितने जल्दी कलर बदलता है दोस्तों उतनी अच्छी इमेज की क्वालिटी होती है। मतलब कि पिक्सल का रिस्पांस टाइम जितना कम होगा इमेज की क्वालिटी उतनी बेहतर होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रोचक तथ्य की। तो कंप्यूटर के मॉनिटर को विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें टीवी की, अगर टीवी बोला कि मेरे घर की टीवी 18 इंच की है, इसका मतलब यह है कि उसके विकर्ण की जो लंबाई है दोस्तों वो 18 इंच होती है। याद रखना दोस्तों इस बात को हमेशा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर की। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों।
प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रिंटर का मतलब होता है दोस्तों छापने वाली डिवाइस। प्रिंटर का उपयोग हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट को लेने के लिए किया जाता है, और प्रिंटर के द्वारा दोस्तों उच्च गुणवत्ता और रिजोल्यूशन वाली इमेज को छापा जाता है। और प्रिंटर की क्वालिटी को दोस्तों DPI में मापते हैं, और DPI का पूरा नाम होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। ये इमेज की क्वालिटी को मापने की यूनिट होती है दोस्तों। इसके बाद में हम प्रिंटर का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। तो प्रिंटर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का होता है दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर की। तो यह एक बार में एक कैरेक्टर छापता है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन छापता है, और पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज छापता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये टाइपराइटर मशीन की तरह होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ उत्पन्न करता है, और ये बहुत शोरयुक्त होते हैं और ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग बैंकों में किया जाता है दोस्तों, और इसका उपयोग रेलवे में किया जाता है दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है कि आपकी इसका खर्चा भी कम होता है दोस्तों, और इसमें प्रिंट हेड लगे होते हैं, जिसकी सहायता से आप जो पासबुक एंट्री करवाते हो दोस्तों वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सहायता से की जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जो कि प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही सरल और इजी होता है दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे बेस्ट उदाहरण लेज़र प्रिंटर है दोस्तों, जिससे बहुत ही तेज़ी से उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग की जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों थर्मल प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर में दोस्तों स्याही को गर्म कागज़ के ऊपर लगाया जाता है, और ये तेज़ी से प्रिंटिंग करता है, और कागज़ के ऊपर स्याही जो होती है दोस्तों, जिसे टोनर कहा जाता है, चिपक जाती है, और इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंकजेट प्रिंटर की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा होता है, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता का प्रिंटर दोस्तों इंकजेट प्रिंटर होता है, क्योंकि इसमें नोजल लगे होते हैं दोस्तों, और स्याही की बौछार की जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें रेड कलर का अलग नोजल होता है, ब्लू कलर का अलग नोजल होता है, येलो कलर का अलग नोजल होता है, मैजेंटा कलर का अलग नोजल होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लेज़र प्रिंटर की। तो सबसे तीव्र गति से और सबसे तेज़ गति से प्रिंटिंग करने वाला और लेज़र बीम का प्रयोग करने वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है दोस्तों। ये उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्लॉटर की। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों इंजीनियरिंग और वास्तुकार, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र और बड़े बड़े बैनर्स बनाने में किया जाता है दोस्तों। कैड कैम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पीकर की। तो म्यूज़िक का आनंद लेने के लिए दोस्तों हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो भी डेटा या डिजिटल डेटा होता है दोस्तों, उसे एनालॉग डेटा में परिवर्तित करने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर की क्षमता को PMPO में मापते हैं दोस्तों, जिसका कि मैंने आपको फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसको आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि PMPO का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हेडफोन जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम बातचीत कर सकते हैं, और यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी होती है दोस्तों। इसे इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस कहा जाता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऐसी कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसे इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी डिवाइस होती है दोस्तों हेडफोन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंकजेट प्रिंटर की। तो इंकजेट स्क्रीन प्रोजेक्टर की। तो स्क्रीन प्रोजेक्टर जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिवाइस होती है दोस्तों, जिसका उपयोग ट्रेनिंग, मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वॉइस रिस्पांस सिस्टम की। तो वॉइस रिस्पांस सिस्टम का उपयोग जो है दोस्तों बातचीत करने के लिए और इस पे स्पीच सिंथेसाइजर में किया जाता है दोस्तों। तो स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग दोस्तों ब्लाइंड लोग करते हैं। इसका उपयोग जो होता है हेडफोन लगा करके विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम खेलने और विभिन्न प्रकार की न्यूज़ के माध्यम से लर्निंग करने के लिए किया जाता है दोस्तों ब्लाइंड लोगों के द्वारा, स्पीच सिंथेसाइजर का दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के बारे में। तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे डम टर्मिनल की दोस्तों। डम टर्मिनल वे टर्मिनल होते हैं जो डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। स्मार्ट टर्मिनल वे टर्मिनल होते हैं दोस्तों जो स्वयं के डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, परंतु इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। इसके बाद जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं दोस्तों, इनमें डेटा को प्रोसेसिंग करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद में हम इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वे सभी मदरबोर्ड के पोर्ट जिनकी सहायता से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, वो सभी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कहलाते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जितने भी पोर्ट होते हैं वो सभी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट कहलाते हैं दोस्तों।
इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे सीरियल पोर्ट की। तो सीरियल पोर्ट में माउस, कीबोर्ड और मॉडेम को लगाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे पैरेलल पोर्ट की दोस्तों। पैरेलल पोर्ट में वे सभी डिवाइसेस लगाई जाती है दोस्तों जिनको हमें तेजी से डेटा ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम दोस्तों पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर और स्कैनर को लगाते हैं क्योंकि इनमें तेजी से डेटा ट्रांसफर हमें करना होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूएसबी पोर्ट की। यूएसबी पोर्ट में दोस्तों पेन ड्राइव को लगाया जाता है और यूएसबी पोर्ट का उपयोग दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने में किया जाता है। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है दोस्तों। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है दोस्तों, ये सार्वत्रिक श्रेणी क्रम पोर्ट होती है दोस्तों, जिसका उपयोग पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड और नेट सेटर लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों SCSI पोर्ट की। SCSI पोर्ट का SCSI जो होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पिन वाली पोर्ट होती है। इसमें 24 पिन होती है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क और स्कैनर को लगाने के लिए SCSI पोर्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा CD ड्राइव और DVD ड्राइव को भी जोड़ा जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूँगा दोस्तों फायर वायर की। फायर वायर एक मात्र ऐसा पोर्ट होता है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा देता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ यह वीडियो साझा किया। आप अपने राय कमेंट हमारे इस वीडियो पे ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस तरह मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।